Hello everyone, this is another video on insurance, and here we are covering the marine insurance. In this, first of all, I am discussing here the premium. Premium is the amount of money stipulated by insurance company to be paid by insured to obtain the required insurance coverage. दैट मीन्स कि अमाउंट जो पे की जाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए वो प्रीमियम होती है. ठीक है, अलग अलग अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज की जाती है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ रिस्क कवर, कि जितना रिस्क कवर किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है प्रीमियम की अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकती है. ज़्यादा रिस्क के लिए ज़्यादा प्रीमियम, कम रिस्क के लिए कम प्रीमियम. और ये डिपेंड करती है कि किस तरीके का रिस्क है, किस तरीके की पॉलिसी है, राइडर्स कितने उसमें इंक्लूड किए गए हैं. इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ देख सकते हैं. फैक्टर्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग द मराइन इंश्योरेंस प्रीमियम. नेचर ऑफ गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, किस तरीके की गुड्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेड की जा रही है, ड्यूरेबल गुड्स हैं या पेरिशेबल गुड्स हैं. इसके अलावा वैल्यू ऑफ गुड्स, कितनी वैल्यू की गुड्स जो है ट्रांसपोर्टेड की जा रही हैं. कोई इनहेरिटेड रिस्क जो है प्रोडक्ट में है, जो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट की जा रही है, लाइक एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट है या हैज़ार्डस कोई प्रोडक्ट है. डेस्टिनेशंस जो है कौन कौन से ट्रैवल किए जाएंगे, किस किस डेस्टिनेशन को बीच में कवर किया जाएगा. और उसके अलावा जो है ड्यूरिंग द पॉलिसी टाइम अगर कोई पॉलिटिकल रिस्क होने का चांस है, कोई स्ट्राइक या रॉयट्स होने का, या फिर सिविल कमोशंस की वजह से कोई इफ़ेक्ट पड़ सकता है डिलीवरी ऑफ गुड्स पे, तो उस चीज़ को भी यहाँ देखा जाता है. बिसाइड्स दैट कि कितना जो है कवर एश्योर्ड को रिक्वायर्ड है, इंश्योरेंस कवर वो कितने अमाउंट का लेना चाहता है. एप्लीकेबल फ्रेट इनकर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना फ्रेट चार्ज किया जाएगा. इसके अलावा कौन से रूट से जो है पर्टिकुलर वॉयस कवर किया जाएगा. वेसल किस तरीके की है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जा रही है और उसकी कंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली कैसी है. नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जो कि हो सकती हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब इंश्योरेंस लिया गया है, या फिर जितना जो पर्टिकुलर वॉइस कवर की जा रही है उस टाइम पे फ्लड्स, लाइक फ्लड्स होने के चांसेस या हाई टाइड्स के चांसेस कितने हैं. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है कैलकुलेट किया जाता है मराइन इंश्योरेंस प्रीमियम. सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग द मराइन इंश्योरेंस प्रीमियम. According to the section 64(5)(b) of Insurance Act 1938, no risk to be assumed unless premium is received in advance. जब तक कि प्रीमियम एडवांस में नहीं मिल जाता तब तक कोई रिस्क नहीं माना जाता. दैट मीन्स कि कोई रिस्क कवर तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे नहीं की जाएगी. इसके अलावा रिफंड ऑफ प्रीमियम किया जा सकता है ड्यू टू कैंसिलेशन या अल्ट्रेशन इन पॉलिसी, और वो डायरेक्टली इंश्योर्ड को पे किया जाएगा इंश्योरर के थ्रू. और अगर कोई एजेंट जो है कलेक्ट करता है प्रीमियम इंश्योरर के बिहाफ पे, तो उसको वो अमाउंट विद इन 24 आवर्स इंश्योरर के पास डिपॉजिट करानी पड़ेगी. सेक्शन 54 ऑफ मराइन इंश्योरेंस एक्ट 1963 क्या बताता है कि जो प्रीमियम देना है ये ड्यूटी होती है एश्योर्ड की या उसके एजेंट की कि प्रीमियम को पे किया जाए, और इंश्योरर की ड्यूटी होती है कि पॉलिसी एश्योर्ड को या उसके एजेंट को इशू की जाए. तो ये दोनों कॉन्करेंट कंडीशंस मानी जाती हैं, इसलिए इंश्योर्ड जो है बाउंड नहीं होता कि वो पॉलिसी इशू करे जब तक कि उसको पेमेंट प्रीमियम की नहीं मिल जाती. इसके अलावा सेक्शन 33 ऑफ मराइन इंश्योरेंस एक्ट 1963 ये भी बताता है कि अगर कोई इंश्योरेंस की टर्म्स में कुछ एडिशनल प्रीमियम की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड बात की गई है कि पर्टिकुलर किसी इवेंट के होने पर ही वो एडिशनल प्रीमियम देना होगा. ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट द रीजनेबल एडिशनल प्रीमियम विल बी पेएबल. ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई रिस्की डेस्टिनेशंस है वो कवर करने का अगर पर्टिकुलर वॉइस में प्रोविज़न है, तो अब उन रिस्की डेस्टिनेशंस की कवर करने के लिए एडिशनल प्रीमियम चार्ज किया जा सकता है. रिटर्न ऑफ प्रीमियम. रिटर्न ऑफ प्रीमियम के रिगार्डिंग फॉलो किए जाने वाले प्रोविज़न सेक्शन 82, 83 और 84 में बताए गए हैं. फर्स्ट जो एनफोर्समेंट ऑफ रिटर्न है सेक्शन 82 के अंडर, तो प्रीमियम जो डिक्लेयर किया गया है कि रिटर्नेबल है एक्ट के अंडर, जिसको रिटर्न किया जाना है, अगर इंश्योर्ड ने ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया है तो उस अमाउंट को वो इंश्योरर से रिकवर कर सकता है. लेकिन अगर अब इंश्योर्ड ने प्रीमियम पे नहीं किया है, अनपेड प्रीमियम है, तो वो उसको रिटेन कर सकता है अपने आप, जितने भी प्रीमियम की अमाउंट रिटर्नेबल बनती है.
रिटर्न बाय एग्रीमेंट सेक्शन 83 में कवर किया गया है। अगर पॉलिसी में मेंशन किया गया है कि कुछ अमाउंट प्रीमियम की एक पर्टिकुलर इवेंट के हैपनिंग होने पर रिटर्न की जाएगी और जब वो इवेंट होता है तो वो अमाउंट प्रीमियम की उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है रिटर्न की जाती है एश्योर्ड को, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर रिस्की डेस्टिनेशंस को जो है वॉइस के दौरान कवर किया जाएगा तो उसके लिए प्रीमियम चार्ज किया जाता है, बट अगर वो डेस्टिनेशंस कवर नहीं किए जा रहे तो प्रीमियम रिटर्न किया जा सकता है। रिटर्न फॉर फेलियर ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 84 के अंडर आता है और ड्यू टू फेलियर ऑफ कंसिडरेशन कि एश्योर्ड ने प्रीमियम पे किया है बट उसके लिए उसको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, कोई क्लेम नहीं मिल रहा या समथिंग, तो इस केस में अगर मान लो कि एश्योर्ड की तरफ से कोई फ्रॉड नहीं किया गया है फिर भी पेमेंट के बदले जो उसको कंसिडरेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला तो वो अमाउंट जो है प्रीमियम की रिटर्नेबल बन जाती है। और अगर पार्टली कंसिडरेशन मिला है पार्टली नहीं मिला तो वो पार्टली अमाउंट प्रीमियम की रिटर्नेबल बन जाती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हियर इज प्रीमियम कैलकुलेशन मेथड्स। फर्स्ट इज जजमेंट रेटिंग मेथड। जजमेंट रेटिंग मेथड यूज़ किया जाता है जब जो लॉस है, लॉस की अमाउंट को इजीली डिटरमाइन नहीं कर पाते अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, तो अंडर राइटर को क्या करना पड़ता है कि इवेल्युएट करना पड़ता है इंडिविजुअली कितना कितना रिस्क जो है एक्सपोजर हो सकता है पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो ये सब जज करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इसमें किसी तरह की कोई स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि बहुत से कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको देखना पड़ सकता है, तो विदाउट एनी स्टैटिस्टिक्स जस्ट बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द अंडरराइटर, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द जजमेंट रेटिंग मेथड। द क्लास रेटिंग मेथड यूज़ किया जाता है जिन फैक्टर्स को इजीली क्वांटिफाई किया जा सकता है, स्टैटिस्टिकल टूल भी जिनके लिए रहते हैं, इनके लिए पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर कोटा एक बना लिया जाता है और सिमिलर टाइप के पीपल जो सिमिलर टाइप की सिचुएशन के अंदर आ सकते हैं उनको एक पर्टिकुलर क्लास में कवर कर लिया जाता है। तो जैसे हमने जजमेंट रेटिंग में बात की थी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अलग अलग रिस्क को असेस करना पड़ता है, लेकिन क्लास रेटिंग में क्या है, हम कंसीडर करते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स या कंपनी जिसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनको एक क्लास में डाल लिया जाता है और उसी के बेसिस पे उनका जो रिस्क है वो डिटरमाइन किया जाता है। तो इस मेथड के थ्रू प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रीमियम कितना चार्ज किया जाएगा ये डिटरमाइन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज़ कंसीडर की जाती हैं जो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर क्लास में आनी चाहिए तो उनका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होगा ये डिटरमाइन किया जा सकता है। मेरिट रेटिंग मेथड। मेरिट रेटिंग इज़ द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग अ प्रीमियम ऑन हल इंश्योरेंस, ठीक है, और ये पॉलिसी होल्डर के जो रिकॉर्ड है एज अ ऑपरेटर ऑफ अ वेसल उस पे बेस्ड होता है। हाई रेटिंग को ट्रांसलेट कर सकते हैं हाई प्रीमियम के थ्रू और इस डिवाइस के थ्रू प्रीमियम को कैलकुलेट किया जा सकता है एक पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इंश्योर्ड लॉस रिकॉर्ड। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज हियर डबल इंश्योरेंस। व्हेन द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड बाय टू ओवरलैपिंग बट इंडिपेंडेंट पॉलिसीज then it is called double insurance. Insured can claim the amount from both the insurer or from either of the insurer. किसी से भी वो क्लेम कर सकता है, दोनों से या किसी एक से, बट अमाउंट ऑफ क्लेम कैन नॉट एक्सीड द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट जो है क्लेम की नहीं ली जा सकती दोनों इंश्योरर को मिला के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंश्योरर्स विल शेयर द लॉस प्रोपोर्शनेटली। तो जो सेक्शन 34 है मराइन इंश्योरेंस एक्ट 1963 का, वो पर्टिकुलरली डबल इंश्योरेंस में डील करता है। तो इनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एश्योर्ड जो है मल्टीपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ सेम एडवेंचर या सेम इंटरेस्ट के लिए जो है ले सकता है अलग अलग इंश्योरर से। अगर इंश्योरर ने मल्टीपल पॉलिसीज़ ली हुई हैं एंड द सम इंश्योर्ड एक्सीड्स द इंडेमिनिटी अलाउड बाय मैराइन इंश्योरेंस एक्ट, देन इंश्योर्ड इज सेड टू बी ओवर इंश्योर्ड बाय डबल इंश्योरेंस। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि जो सम इंश्योर्ड है वो ज़्यादा हो गई है जितनी इंडेमिनिटी मराइन इंश्योरेंस एक्ट के अंडर प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि मराइन इंश्योरेंस एक्ट में एक्चुअल लॉस प्रोवाइड किया जाएगा। वेयर द एश्योर्ड इज ओवर इंश्योर्ड बाय डबल इंश्योरर,
देन एश्योर्ड में क्लेम द पेमेंट फ्रॉम इंश्योरर्स इन सच ऑर्डर एज ही में थिंक फिट। जिस तरीके से उसको लगता है वो अलग अलग इंश्योरर से क्लेम ले सकता है, प्रोवाइडेड दैट ही इज़ नॉट एंटाइटल टू रिसीव एनी सम इन एक्सेस ऑफ इंडेमनिटी अलाउड अंडर द एक्ट। ठीक है, एक्ट में जितनी इंडेमनिटी की अमाउंट बोली गई है कि हो सकती है, उससे ज़्यादा वो इंश्योरर से अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता। वैल्यूड पॉलिसी में एश्योर्ड को क्लेम की अमाउंट रिड्यूस करनी पड़ती है उतनी अमाउंट से जितनी उसको अदर पॉलिसीज़ के थ्रू रिसीव हो गई है, और इसमें वो मैटर नहीं करती कि कितनी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है। अनवैल्यूड पॉलिसी में एश्योर्ड को क्लेम की अमाउंट रिड्यूस करनी पड़ती है उतनी अमाउंट से जितनी उसे अदर इंश्योरर से रिसीव्ड हुई है। ठीक है, और इस पॉलिसी में टोटल इंश्योरेबल वैल्यू को ध्यान में रखा जाता है। जहाँ पर एश्योर्ड को जितनी इंडेमनिटी अलाउड है एक्ट के अंडर उससे ज़्यादा अमाउंट रिसीव हो जाती है, तो उसे इंश्योरर के ट्रस्ट में ये अमाउंट जो है रखनी होती है अकॉर्डिंग टू देयर राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अमंग देमसेल्व्स, कि कितना जो है उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना है रिस्क के दौरान। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 80 जो मराइन इंश्योरेंस एक्ट का है वो राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, और इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हर एक इंश्योरर बाउंड है कि उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा लॉस में इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट फॉर विच ही इज़ लाइबल। ठीक है, जितनी अमाउंट के लिए वो लाइबल है उतने के लिए उसको जो है कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसे कि 2 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है, दैट मीन्स कि 50% एक इंश्योरेंस कंपनी को बियर करना है, 50% दूसरी कंपनी को, और अगर किसी कंपनी ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो वो इंश्योरर एक्सेस अमाउंट रिकवर कराने के लिए केस फाइल कर सकता है। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।